So students, this is Aditya Mishra. In previous lecture we are discussing about how to record financial transaction. तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एक क्लासिकल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच में आपको बताया था, इसमें गोल्डन रूल है जो लूका पैसियोली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1494 में। और लूका पैसियोली बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उनको फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है। किसको? लूका पैसियोली को। ठीक है। और दूसरा अप्रोच था मॉडर्न इक्विटी अप्रोच। मैंने आपको ये दोनों पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। फिर आगे हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल कैसे आया था, एग्जिस्टेंस में गोल्डन रूल कैसे आया था। जैसे पहले के ज़माने में लोग क्या बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय का तरीका इस्तेमाल करते थे लोग। जैसे क्या है कि पहले के लोग को अगर आलू की ज़रूरत होती थी तो सामने वाले के पास प्याज है तो उससे आलू उसको दे के उससे प्याज ले लेते थे। माई मिस्टेक, मतलब अगर सामने वाले को प्याज की ज़रूरत है और सामने वाले के पास प्याज है तो ये अपना आलू उसको देंगे और उससे प्याज ले लेंगे। ठीक है। या फिर अगर गेहूं की ज़रूरत है और सामने वाले के पास गेहूं है, हमारे पास चावल है और सामने वाले को चावल की ज़रूरत है तो मैं उसको चावल दे दूंगा और वो मुझे गेहूं दे देगा। इसी को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो पहले के ज़माने में लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। ठीक है। लेकिन फिर जब करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे जब करेंसी आई थी एग्जिस्टेंस में, तो फिर जैसे जब बार्टर सिस्टम था तो बहुत आसानी होती थी। जैसे पहले के लोग जो राजा होते थे, पहले के जो राजा लोग होते थे उनको टैक्स भी तो लेना होता था, क्योंकि जैसे राजा होंगे तो आज भी लोग टैक्स लेते हैं, वैसे पहले के लोग भी टैक्स लेते थे राजा लोग। जैसे आज गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, ऐसे ही पहले के लोग एज अ राजा टैक्स लेते थे। ठीक है। तो जब बार्टर सिस्टम चालू था, अगर कोई किसान कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, किसान अगर खेत में कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे गेहूं उगा रहा है, लगभग 100 किलो अगर गेहूं उगा रहा है तो जस्ट फॉर एग्जांपल क्या लेते हैं, 2 किलो उसने एज अ टैक्स दे दिया। लेकिन जब करेंसी का इंट्रोडक्शन हुआ, करेंसी जब आई एग्जिस्टेंस में, तो फिर अब कैसे टैक्स लेगा। जैसे अब मान लीजिए कि अब उसके पास तो गेहूं रह ही नहीं गई ना, अब तो करेंसी का इंट्रोडक्शन हो गया, अब तो गेहूं में टैक्स ले ही नहीं सकते, बस गेहूं का टैक्स लेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है। तो करेंसी आ गई थी। तो करेंसी में क्या हुआ था कि अब बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, जो राजा लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम लगी थी टैक्स लेने में। वो सोच ही नहीं पा रहे थे टैक्स कैसे लेंगे। तो राजा ने, जैसे एक राजा और एक मंत्री को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप राजा हैं और मैं मंत्री हूँ। ठीक है। मंत्री जैसे आप अकबर अपने आप को मान लीजिए, मैं अपने आप को बीरबल मान लेता हूँ। तो क्या हुआ, एक बार मैं अकबर के पास गया और अकबर बहुत चिंतित दिख रहे थे। मैंने पूछा कि महाराज आप चिंतित क्यों हैं? तो अकबर ने बताया कि आज के टाइम पे लोगों से टैक्स कैसे वसूला जाए, आज के टाइम पे लोगों से टैक्स कैसे वसूला जाए। तो बीरबल ने बोला कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ और लोगों का हिसाब समझ के जितना उनका प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से जो भी टैक्स पहले से एप्लीकेबल है वो जाके टैक्स ले लेता हूँ। तो राजा थोड़ा सा खुश हो गए, उन्होंने बोला ठीक है, बीरबल मेरी मदद कर दे रहा है। तो मैं गया दुकानों पे, मैक्सिमम 2 दुकान पे गया रहूँगा, 2 दुकान का पूरा मैंने हिसाब समझा। उनसे टैक्स लेते लेते मुझे सुबह से शाम हो गई। जैसे क्या हुआ था कि वहाँ के लोग, जो पहले ज़माने के जो लोग होते थे, वो अपने हिसाब से जो भी अपना हिसाब बनता था अपने हिसाब से हिसाब बना लेते थे और उस पर जो भी प्रॉफिट था दिखा देते थे। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होने लगी। जैसे बीरबल को पहले वो समझना पड़ता था, समझने के बाद जितना उसका प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से टैक्स को डिडक्ट करके टैक्स लेना पड़ता था। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद से उनको बहुत, जैसे बीरबल को बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि 2 दुकान में ही शाम होगी। ऐसे अगर हजारों दुकान होंगी तो वहां से टैक्स लेते लेते तो मतलब 2-3 साल निकल जाएंगे। तो फिर वो आपस महाराज के पास गए और बोला कि यहाँ के सारे लोग अपने हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपनी अकाउंटेंसी कर रहे हैं। तो महाराज ने बोला कि एक काम करो, ऐसा कोई तरीका निकालो टैक्स वसूलने का, ऐसा कोई तरीका निकालो कि सारे लोग वही टैक्स वसूलने का वही तरीका अपनाएं, जैसे अकाउंटिंग करने का वही तरीका अपनाएं, जिससे हम लोग को टैक्स वसूलने में आसानी होगी। ठीक है। तो बीरबल फिर घर पे गए, घर पे जाके वो सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करने लगे। जैसे सारी कमोडिटी हो गई, जैसे मान लीजिए कि पेन, पेपर, पंखा, कूलर, टीवी। पहले के ज़माने में ये सब नहीं होते थे, लेकिन हम जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। कूलर, टीवी, ये बोर्ड हो गया या फिर फ़ोन हो गया, ये सारे चीज़ों को अलग अलग तरीकों में अलग अलग वो डिवाइड करने लगे, अलग अलग कमोडिटी में। तो जब तक वहाँ से बीरबल का दोस्त गुजर रहा था
उसने बीरबल को देखा कि बीरबल क्या कर रहा है, बीरबल किस चीज़ का डिवीज़न कर रहा है। तो उसने बोला कि तुम क्या कर रहे हो। तो बीरबल ने बोला कि मैं सारे कमोडिटी को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ ताकि महाराज ने मुझे एक ड्यूटी दी है कि टैक्स वसूलने का कोई तरीका निकालो। तो बीरबल के दोस्त ने उसको सुझाव दिया कि ऐसे अगर तुम करोगे तो बहुत सारी ऐसी कमोडिटी छूट जाएगी, जब अकाउंटिंग करते टाइम लोगों को दिक्कत होने लगेगी। बहुत सारी कमोडिटी इंसान से छूट जाती है तो लोगों को दिक्कत होने लगेगी। तो बीरबल ने अपने दोस्त से पूछा तो तुम ही कुछ तरीका बताओ कि क्या किया जाए। तो उसने बोला कि एक काम करो, इन चीज़ों को डिवाइड कर दो। तो बीरबल कंफ्यूज हो गए, क्या डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड करो। तो उन्होंने बोला कि इसको कैटेगराइज कर दो। किसी भी चीज़ की कैटेगराइजेशन अगर करनी हो तो उसको मिनिमम 2 ही हिस्सों में कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ है, कोई एक लकड़ी है, अगर इसको डिवाइड करना है तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2 हिस्से होंगे ना, एक पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तो मिनिमम उसके 2 ही हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने पहले बोला कि 2 हिस्सों में उस सारी चीज़ों को, सारी कमोडिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो फिर बीरबल ने एक बार और उससे पूछा कि कैसे डिवाइड कर दो। तो उसके दोस्त ने उसको बताया कि काम करो, ऐसे डिवाइड करो कि एक को रखो तुम विच कैन बी सीन और दूसरे को रखो विच कैन नॉट बी सीन। मतलब विच कैन बी सीन में, विच कैन बी सीन ऐसी चीजें हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसको उन सारी कैटेगरीज को हम रखेंगे विच कैन बी सीन में। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, उसको हम लेंगे विच कैन नॉट बी सीन में। तो विच कैन बी सीन में 2 चीजें आती हैं, पहला ह्यूमन, दूसरा मटेरियल। ह्यूमन और मटेरियल को उसने रखा विच कैन बी सीन में, क्योंकि ह्यूमन को भी देखा जा सकता है, ह्यूमन को भी महसूस किया जा सकता है, मटेरियल को भी देखा जा सकता है, मटेरियल को भी छू के महसूस किया जा सकता है। और विच कैन नॉट बी सीन में एक नॉमिनल अकाउंट करके है, मैं आप आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। विच कैन नॉट बी सीन में भी उसने कुछ चीजें रख दी। ठीक है, अब विच कैन बी सीन में ह्यूमंस क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ह्यूमंस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ह्यूमंस अगर रहेंगे तो वो आएंगे ह्यूमंस में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, करते ही हैं, तो उनको अगर सैलरी देनी है, किसी से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस अगर किसी से ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी, जैसे राम ने श्याम को पेन बेचा, तो राम ने श्याम को पेन बेचा ना, तो राम और श्याम ह्यूमन हो जाएंगे। तो ये दोनों को हम लोग रखेंगे ह्यूमन के कैटेगरी में। ठीक है, बेचा क्या गया, बेचा पेन गया, तो पेन को रखेंगे मटेरियल के अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि हमारे बिजनेस जो हुई है वो पेन की हुई है, तो पेन को हम रखेंगे किसके, बिजनेस के मटेरियल के अकाउंट में। तो ह्यूमंस को ऐसा ह्यूमंस अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, ह्यूमंस के लिए हमने एक नया नाम रखा, पर्सनल अकाउंट। ह्यूमंस के लिए अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको किस अकाउंट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, किस अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो है पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट कहाँ से आया, पर्सनल अकाउंट क्या है, ये कहाँ से आया, पर्सनल अकाउंट आया पर्सनल से। पर्सनल क्या होता है, अगर किसी कंपनी में कोई भी बंदा काम करता है, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन काम करता है, उसी को हम लोग पर्सनल बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सनल से आया पर्सनल अकाउंट, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो आएगी पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और जिस चीज की बिजनेस हो रही है, जैसे पेन हो गया, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, अगर इन सारी चीजों का बिजनेस हो रहा है, जो जिंदा है, जो जीवित है, इन सारी चीजों का अगर बिजनेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, लाइव स्टॉक बोलते हैं। लाइव स्टॉक को भी हम लोग मटेरियल में ही रखते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक का अगर बिजनेस हो रहा है इसलिए हम लोग लाइव स्टॉक को भी मटेरियल में ही रखेंगे। अगर पेन का बिजनेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है मटेरियल थिंग है, तो वो तो मटेरियल में आएगा ही। लेकिन लाइव स्टॉक को भी, जो लिविंग थिंग्स है जिनका बिजनेस हो रहा है, उसको भी हम लोग मटेरियल में ही रखेंगे। तो मटेरियल में एक नीचे आप देख रहे होंगे रियल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट ये कहाँ से आया, मटेरियल थिंग्स जो होती हैं वो देखी जा सकती हैं, उसको छुई जा सकती हैं, मतलब वो रियल है, इसलिए ये नाम आया रियल अकाउंट। ठीक है, तो ये 2 चीज क्लियर हो गई। पहला ह्यूमंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं पर्सनल अकाउंट में। जिस चीज का बिजनेस हो रहा है, पेन या फिर लाइव स्टॉक या फिर किसी भी चीज का जिसका बिजनेस हो रहा है, वो आएगा मटेरियल अकाउंट में। ठीक है, या फिर जो भी मटेरियल बिजनेस में आ रही है वो सारी चीजें मटेरियल अकाउंट में आएंगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इन दोनों के अपोजिट होती है, मतलब इन दोनों से अलग होती हैं,
वो आएगी नॉमिनल अकाउंट में। जैसे क्या, जिसको ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। जैसे एक्सपेंस, एक्सपेंस को ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सपेंस ऐसी चीजें होती हैं जो हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। एक्सपेंस में हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन पैसे को छू या देख सकते हैं ना, एक्सपेंस को थोड़ी छू देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। एक और चीज आ जाएगा इनकम। आप बोलोगे कि इनकम तो आता है तो हम इनकम देख लेते हैं। नहीं, आप इनकम नहीं देखते हो, आप इनकम से रिलेटेड पैसे देखते हो। इनकम या फिर एक्सपेंस या फिर लॉस या फिर प्रॉफिट या फिर गेन, आप ये सारी चीजें देख नहीं सकते हो, इसको महसूस नहीं कर सकते हो। ये जस्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं, ठीक है। नेग्लिजिबल थिंग है जो नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको राम और श्याम का एग्जांपल दिया था। जैसे देखिए, श्याम ने पेन बेचा राम को। श्याम इज सेलिंग पेन टू राम। श्याम ने पेन बेचा राम को, तो राम के पास पेन आ गया। एज अ पेन राम इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। अगर श्याम राम को पेन बेच रहा है तो जो राम होगा वो पेन रिसीव कर रहा है ना, तो पेन से तो कुछ बेनिफिट डिराइव करेगा ही करेगा वो। तो जो राम है वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है, लेकिन वो पेन दे कौन रहा है राम को? जो पेन राम को दे रहा है वो बंदा है श्याम। श्याम ने राम को पेन दिया, तो श्याम इज गिवर ऑफ द बेनिफिट। दिया किसने? श्याम ने। तो देने की इंग्लिश होती है ना गिव। तो गिवर ऑफ द बेनिफिट कौन है? श्याम है। श्याम ने पेन दिया राम को, राम ने पेन रिसीव किया, इसलिए राम रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है, ठीक है। तो इसमें किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दो एस्पेक्ट मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पहलू हो सकते हैं ना। जैसे राम ने पेन रिसीव किया, तो अगर श्याम देगा तभी तो राम रिसीव करेगा ना। तो राम ने रिसीव किया, श्याम ने दिया, तो श्याम इज गिवर ऑफ द बेनिफिट, राम इज रिसीवर ऑफ द बेनिफिट। ये बेनिफिट क्या है? अगर पेन राम के पास आ रहा है या फिर पेन श्याम के पास से जा रहा है, तो पेन जो एक कमोडिटी है, इससे कोई ना कोई बेनिफिट उठाना होगा ना राम को। जैसे मान लीजिए अगर पेन का बिजनेस ही करना होगा, तो इसको थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ा के अगर राम बेचता है तो इसका बिजनेस कर रहा है, तो इससे कुछ बेनिफिट उठा रहा है ना। या फिर अगर इसको यूज करता है तो किधर वो लिखेगा, अपने यूज में लाएगा, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो राम ने पेन रिसीव किया, ठीक है, और श्याम ने पेन दिया, इसलिए श्याम को मैंने लिख रखा है गिवर ऑफ द बेनिफिट में, राम को मैंने रखा है रिसीवर ऑफ द बेनिफिट में, क्योंकि राम ने पेन रिसीव किया है, श्याम ने पेन दिया है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया राम और श्याम वाला, तो राम और श्याम मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं गोल्डन रूल नहीं, मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि राम और श्याम जो भी ह्यूमंस थिंग है वो पर्सनल अकाउंट में आती हैं। आपको बताया था ना मैंने, जब विच कैन बी सीन विच कैन नॉट बी सीन, उसमें बता रहा था कि विच कैन बी सीन में ह्यूमंस था, ह्यूमंस पर्सनल अकाउंट में आती हैं। तो जो ट्रांजेक्शन हुई है राम और श्याम के बीच में, श्याम ने पेन दिया है और राम ने पेन रिसीव किया है, तो ये जो राम और श्याम है, इन दोनों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों लोग आएंगे पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। और ट्रांजेक्शन हुआ किस चीज का है? जो बिजनेस हुआ है वो पेन का हुआ है ना। तो जो पेन है ये मटेरियल थिंग है, इसलिए इसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ये रियल है, इसलिए रियल अकाउंट में आया है, ठीक है। श्याम ने राम को पेन दिया है, तो राम भी श्याम को कुछ देगा। क्या देगा? पैसे देगा, खर्चा करेगा। अगर वो खर्चा कर रहा है, अगर वो एक्सपेंस कर रहा है पेन से रिलेटेड, पेन को खरीदने के लिए अगर वो एक्सपेंस कर रहा है, तो ये जो एक्सपेंस आएगा ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। लेकिन जो श्याम है वो राम को पेन जरूर दे रहा है, लेकिन श्याम को क्या मिल रहा है? श्याम को इनकम हो रही है, श्याम को इस पेन से इनकम हो रही है, पेन बेच के इनकम हो रही है। तो जो एक्सपेंस हो गया और इनकम हो जाएगा, ये दोनों आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। इतना क्लियर है? पर्सनल अकाउंट में राम और श्याम आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, तो ये दोनों लोग आएंगे पर्सनल अकाउंट में। बिजनेस हुआ है पेन का, तो पेन आएगा रियल अकाउंट में। पेन को बेच के श्याम के द्वारा या राम के द्वारा पेन को खरीद के एक्सपेंस हुआ है, तो जो पेन आएगा राम के लिए, पेन खरीदना राम के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, पेन बेचना श्याम के लिए इनकम हो जाएगा। तो एक्सपेंस और इनकम जो आएगा ये आएगा नॉमिनल अकाउंट में। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। राम और श्याम पर्सनल अकाउंट में, मैंने आपको बताया था दो एस्पेक्ट होंगे, गिवर और रिसीवर। देखिए गिवर कौन है? श्याम। दो एस्पेक्ट होंगे ना, तो गिवर श्याम है,
पर्सनल अकाउंट में राम एंड श्याम को इसलिए रखा है क्योंकि राम भी ह्यूमन है, श्याम भी ह्यूमन है, इसलिए इसको रखा गया है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो रिसीवर कौन है? राम है। ठीक है, गिवर कौन है? श्याम है। इसको दो अलग अलग जगह में इसलिए रखा गया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए श्याम ने राम को पेन दिया तो राम इज रिसीवर, राम ने श्याम से पेन लिया तो श्याम इज गिवर। बिजनेस किस चीज की हुई? पेन की बिजनेस हुई। पेन क्योंकि रियल है, ठीक है, मटेरियल है ना, इसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, इसलिए रियल है, इसलिए इसको रियल अकाउंट में रखे हैं। ठीक है, जब श्याम ने राम को ये पेन बेचा तो राम के बिजनेस में आया ना, क्या आया? ये पेन राम के बिजनेस में आया, कम इन बिजनेस। जब श्याम के द्वारा राम को पेन बेचा गया तो पेन कम्स इन राम्स बिजनेस। ठीक है, लेकिन जब राम ने पेन खरीद लिया श्याम से तो श्याम के बिजनेस में से चला गया ना, श्याम के बिजनेस में से पेन चला गया, गो आउट फ्रॉम बिजनेस, गो आउट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो जब राम ने पेन खरीदा है तो इसके बिजनेस में से चला गया है, श्याम के बिजनेस में से चला गया है पेन। ठीक है, लेकिन ये राम ने खरीदा है, श्याम ने बेचा है, तो राम के लिए ये एक्सपेंस हुआ है। जब राम ने इस पेन को खरीदा है तो उसके लिए एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि ये पेन को अगर खरीदा रहेगा तो राम ने कुछ पैसे दिए होंगे। जब श्याम ने ये पेन को राम को बेचा होगा तो राम ने कुछ पैसे दिए होंगे श्याम को। ठीक है, तो ये राम के लिए एक्सपेंस हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन श्याम जब बेच रहा है राम को, श्याम जब ये पेन बेच रहा है राम को, तो फ्री में तो बेचेगा नहीं, वो भी कुछ इनकम चाहेगा ना कि अगर मैं पेन दे रहा हूं तो मुझे कुछ इनकम होना चाहिए। तो ये जो इनकम है ये श्याम के लिए इनकम हो जाएगा। जब ये पेन बेचा जा रहा है तो ये श्याम के लिए इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो पेन को बेचकर श्याम इनकम जनरेट कर रहा है और पेन को खरीदकर राम एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस और इनकम ये दोनों आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये दोनों ह्यूमंस हैं इसलिए ये आए हैं पर्सनल अकाउंट में। राम एंड श्याम ह्यूमंस है इसलिए आए हैं पर्सनल अकाउंट में। ये पेन है, इसका बिजनेस हो रहा है इसलिए आया है रियल अकाउंट, क्योंकि ये रियल मटेरियल थिंग है। ठीक है, एक्सपेंस या फिर इनकम हुआ है, राम के लिए एक्सपेंस हुआ है, श्याम के लिए अगर इनकम हुआ है तो ये इनकम और एक्सपेंस दोनों आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। ये एक्सपेंस के साथ साथ मैंने लॉस लिखा है और इनकम के साथ साथ मैंने गेन लिखा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है? अगर ये पेन बेचा गया, अगर श्याम ने पेन बेचा, सपोज ये पेन 15 रुपए का बेचा, तो ये जो 15 रुपए हैं ये टोटल इनकम है श्याम का। ठीक है, ये 15 रुपए श्याम का इनकम हो रहा है वहां पे। ठीक है, जैसे पेन बेचा जा रहा है तो 15 रुपए मिल रहे हैं ना, तो इनकम हो रहा है। लेकिन ये जो गेन है ये इनकम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सपोज श्याम को ये पेन प्रोड्यूस करने में 12 रुपए लगे, लेकिन श्याम ने पेन बेचा 15 रुपए का, तो 3 रुपए का यहां पर क्या हो रहा है? 3 रुपए का गेन हो रहा है। किसको? श्याम को। यहां पर श्याम को 3 रुपए का गेन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 रुपए श्याम के लिए गेन है। ये गेन भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं इनकम और गेन में। अगर 15 रुपए टोटल मिल रहे हैं उसको, राम से श्याम को टोटल 15 रुपए मिल रहे हैं, तो 15 रुपए तो इनकम है। लेकिन ये जो 3 रुपए हैं, क्योंकि पेन बनाने में 12 रुपए लगे थे और बेचा कितने में? 15 रुपए में बेचा, तो 3 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा ना, तो जो 3 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा ये इसके लिए गेन है। किसके लिए? श्याम के लिए। ठीक है, ये एक्सपेंस किया। जब राम ये पेन खरीद रहा था तो 15 रुपए इसने उसको दिए, तो उसने एक्सपेंस किया, 15 रुपए दिए मतलब खर्चा किया। पेन खरीदने के लिए राम ने 15 रुपए का खर्चा किया। लेकिन अगर वो रास्ते में लाते लाते पेन खरीद के रास्ते में लेके आ रहा है, ठीक है, रास्ते में पेन कहीं गिर गया, उसका बेनिफिट डिराइव करने से पहले पेन लॉस्ट हो गया, पेन गुम हो गया, तो वो आएगा लॉस में। ठीक है, अगर वो पेन खरीद के लेके आ रहा है, अगर वो एक्सपेंस कर रहा है, अगर उसका पूरा डेराइव कर रहा है, इसका बेनिफिट पूरा डेराइव कर रहा है, ये पेन को पूरा चला के खत्म कर दे रहा है, इसकी जो भी यूजेस है पूरा कर ले रहा है, तो वो उसका एक्सपेंस होगा। ठीक है, वो उसका होगा एक्सपेंस। लेकिन रास्ते में लाते लाते, जैसे ही खरीदा, रास्ते में लाते लाते ये पेन गिर गया, किसी और ने छीन लिया, पेन लॉस्ट हो गया, पेन जल गया, तो वो उसका टोटली लॉस होगा। ठीक है, अब आप एकदम क्लियर होंगे इनकम और गेन के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंस और लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इतना टोटल क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, वन साइड और अदर साइड।
वन साइड और अदर साइड क्या है? वन साइड सच एज, सपोज कर लेते हैं राम, राम का साइड, ठीक है। अदर साइड सपोज कर लेते हैं श्याम का साइड, ठीक है। राम का साइड और श्याम का साइड अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। तो राम के साइड में, क्योंकि राम रिसीवर ऑफ द बेनिफिट था, पेन मिल रहा था राम को, ठीक है। अगर राम को ये पेन मिल रहा था तो राम रिसीवर ऑफ द बेनिफिट था। श्याम पेन दे रहा था इसलिए गिवर ऑफ द बेनिफिट था, ठीक है, बेनिफिट दे रहा था। लेकिन राम जब ये पेन ले रहा है तो फ्री में तो ले नहीं रहा है, पैसे दे के ले रहा है ना। अगर वो पैसे दे रहा है, अगर वो राम अगर पैसे दे रहा है तो किसको पैसे दे रहा है? किसको पैसे दे रहा है? श्याम को पैसे दे रहा है। तो श्याम को पैसे लेने हैं किससे? फ्रॉम राम। श्याम इज ओविंग मनी फ्रॉम राम। श्याम राम से पैसे ले रहा है, इसलिए ओविंग फ्रॉम या फिर ओविंग बाई, पैसे जो देने हैं वो राम के द्वारा देने हैं, राम के द्वारा श्याम को पैसे आने हैं। तो जो ये पेन का पैसा है 10 रुपए, सॉरी 15 रुपए मैंने एग्जांपल बताया था, तो 15 रुपए श्याम को लेने हैं राम से, ठीक है। तो राम पैसे दे रहा है, पैसे आ रहे हैं किसके द्वारा? मनी इज कमिंग फ्रॉम राम, या फिर मनी इज गिविंग बाय राम। मनी दिया जा रहा है, पैसे दिया जा रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो अगर राम के द्वारा आ रहा है या फिर राम ने पैसे दिए हैं, तो उसको हम एक और नया मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डिबेयर। ये डिबेयर क्या है? डिबेयर बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डिबेयर आया है एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से। एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज से डिबेयर हुआ है। डिबेयर का मतलब ये होता है डेबिट। डिबेयर का मतलब होता है डेबिट। आगे जाके आप पढ़ेंगे डिबेयर क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़े से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर राम ने पेन खरीदा है तो श्याम को राम से पैसे लेना है, ओविंग फ्रॉम राम या फिर ओविंग बाई राम, राम के द्वारा पैसे लेने हैं ना। तो ये जो ओविंग फ्रॉम या फिर ओविंग बाई है वो डिबेयर होगा, क्योंकि राम को पैसे देने हैं। जो गिवर ऑफ द मनी होता है, गिवर ऑफ द मनी, डेबिट उसको किया जाता है। जैसे डेटर एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे, डेटर वो होता है, डेबिट वो होता है जिसको पैसे देने हैं। जो पैसा देने वाला है वो आता है डेबिट में, ठीक है। जो पैसा लेने वाला होता है वो आता है क्रेडिट में, ठीक है। तो राम को पैसे देना है, राम पैसे देगा, इसलिए वो होगा डिबेयर, ठीक है। डिबेयर का शॉर्ट फॉर्म, डिबेयर का जो यूज करते हैं, डिबेयर में जो यूज करते हैं हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में, उसको बोला जाता है डेबिट। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डीआर। डीआर कहां से आया? डिबेयर से आया है। डिबेयर से आया है डीआर, डीआर आया है डिबेयर से, ठीक है। तो डिबेयर से डेबिट बना और डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर, ठीक है। अदर साइड, दूसरे साइड श्याम है। श्याम क्या है? गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो श्याम को पैसे लेने हैं ना, श्याम पैसे लेगा ना। अगर उसने पेन दिया है तो श्याम पैसे लेगा, किससे लेगा? राम से लेगा, ओविंग टू राम, ठीक है। ओविंग टू श्याम, पैसे किसको मिल रहे हैं? श्याम को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए जो अदर साइड है, गिवर ऑफ द बेनिफिट है, तो उसके लिए अगर बेनिफिट दे रहा है तो उसको पैसे मिलेंगे ना। तो पैसे किसके पास आ रहे हैं? श्याम के पास आ रहे हैं। मनी कमिंग टू श्याम, पैसे आ रहे हैं श्याम के पास। मैंने आपको बताया था जिसके पास पैसे आ रहे होते हैं, जिनको पैसा लेना होता है, वो क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर। सीआर कहां से आया है? क्रेडेयर से आया है। क्रेडेयर से आया है सीआर, ठीक है। तो क्रेडेयर, ये डेबियर क्या है? जिसको पैसे देने हैं वो होगा डेबिट, और जिससे पैसे लेने हैं, जिसको पैसे देने हैं वो होगा डेबिट, और जिसको पैसे लेने हैं वो होगा क्रेडिट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। वन साइड रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अगर रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है तो उसको पैसा देना पड़ेगा। मनी इज कमिंग फ्रॉम राम या मनी इज गिविंग बाय राम, पैसे दिए जा रहे हैं राम के द्वारा। तो ये अगर ओविंग फ्रॉम या फिर ओविंग बाय राम हो रहा है तो जो राम हो जाएगा वो हमारा डिबेयर हो जाएगा, राम का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है, ठीक है। अदर साइड, दूसरे साइड में गिवर ऑफ द बेनिफिट है। जैसे श्याम गिवर ऑफ द बेनिफिट है, श्याम पैसे दे रहा है, तो अगर श्याम पैसे दे रहा है तो उसको कुछ पैसे आएंगे। मनी इज कमिंग टू श्याम, पैसे आ रहे हैं किसको? श्याम को पैसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो अगर श्याम को पैसे आ रहे हैं, श्याम पैसे रिसीव कर रहा है, श्याम पैसे ले रहा है, श्याम पैसे लेने वाला है, इसलिए श्याम क्रेडिट होगा। क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है CR। CR कहाँ से आया है? C यहाँ से आया है, R यहाँ से आया है, मतलब क्रेडिटर से CR आया है। तो इतना आपको समझ में आ गया। वन साइड रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अगर वो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है तो पैसे देगा ही देगा, मतलब अगर वो पैसे देगा तो डेबिट हो जाएगा। अदर साइड गिवर ऑफ द बेनिफिट, अगर वो बेनिफिट दे रहा है, अगर वो बेनिफिट दे रहा है तो उसको इनकम में कुछ चाहिए ना, उसके बदले में कुछ चाहिए ना, तो बदले में उसको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं। पैसे लेने वाला है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, मतलब वन साइड और अदर साइड आपको समझ में आ गया। वन साइड गिवर ऑफ द बेनिफिट, अदर साइड रिसीवर ऑफ द, सॉरी, वन साइड रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, अदर साइड गिवर ऑफ द बेनिफिट। तो गोल्डन रूल में एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझेंगे मेरे प्रीवियस स्लाइड में। देखिए, मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट। जैसे राम क्या कर रहा है? राम रिसीवर है तो राम को हम यहाँ पर डेबिट कर देते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अगर रिसीवर है तो डेबिट, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट है ना राम, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। गिवर ऑफ द बेनिफिट कौन है? श्याम है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है DR, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म होता है CR। ठीक है, अगर पेन आ रहा है, कम्स इन बिजनेस, किसके बिजनेस में आ रहा है? राम के बिजनेस में आ रहा है, तो अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में रिसीव हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। इसके बिजनेस से जा रहा है, श्याम के बिजनेस से जा रहा है, गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, मतलब श्याम दे रहा है, क्या दे रहा है? पेन दे रहा है, गिवर ऑफ द बेनिफिट है, उसके बिजनेस से जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस कर रहा है, क्या? राम एक्सपेंस कर रहा है, पेन खरीद के एक्सपेंस कर रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। इनकम जनरेट कर रहा है कौन? श्याम, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो गोल्डन रूल का बेसिकली यही फॉर्मूला होता है पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में इसका फॉर्मूला होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन आर सेड टू बी क्रेडिट। तो गोल्डन रूल क्लियर है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। एक बार और रिपीट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। यही होती है बेसिकली गोल्डन रूल का फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। आपको 2-3 स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि वन साइड रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, इसमें अगर रिसीव कर रहा है बेनिफिट तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसका कैसे ट्रांजैक्शन होता है, गोल्डन रूल में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे है, इसके बाद है मॉडर्न इक्विटी अप्रोच। अगर क्लासिकल अप्रोच में गोल्डन रूल हो गया है तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न इक्विटी अप्रोच, तो वो अगले लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना काफी है। अब आगे के लेक्चर में हम लोग मॉडर्न इक्विटी अप्रोच पढ़ेंगे।